ये बात है साल 1945 की। दुनिया वर्ल्ड वॉर 2 के दौर से गुजर रही है। युद्ध के मैदान में एक ओर है यूएस, यूके और सोवियत संघ के दस्ते वाला अलाइंड पावर, तो वहीं दूसरी ओर खड़ा है जापान, जर्मनी और इटली के करार से बनी एक्सिस पावर। दोनों के बीच की ये भिड़ंत तब और ज्यादा गर्मा गई जब जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर अटैक किया। आत्मघाती पायलट के इस दस्ते ने यूएस नेवी की कमर तोड़कर रख दी। 7 दिसंबर सन 1939 को हुए इस हमले ने 2403 अमेरिकी लोगों की जान ली, जिसमें अधिकतर अमेरिकी नौसैनिक और फौजी थे। इस हमले में 19 यूएस नेवी शिप भी डिस्ट्रॉयड हुए, जिसमें से 9 बेहद भारी भरकम युद्धपोत थे। कुल मिला के एक हमले ने अमेरिका को पूरी तरह से सुलगा कर रख दिया। इस घटना के बाद अमेरिका के देन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने जापान को बर्बाद करने की कसम खा ली थी और यहीं से जन्म लिया एटॉमिक बम को तैयार करने की इस होड़ ने। तत्काल प्रभाव के साथ अमेरिका के न्यू मैक्सिको प्रांत में ऑपरेशन मैनहट्टन की शुरुआत हुई। ये एक हाईली क्लासिफाइड और टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट था, जिसे खुद यूएस के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट लीड कर रहे थे। इस मिशन के अंतर्गत लॉस एलामोस में एटॉमिक रिसर्च लेबोरेटरीज सेटअप की गई, जहां उस दौर के फिनिश्ड फिजिसिस्ट और साइंटिस्ट ने साथ मिलकर काम किया। इस कड़ी में उन्होंने फंडामेंटली एटॉमिक की स्टडी परफॉर्म की। उन्होंने न्यूक्लियर फिशन के प्रोसेस को बेहद बारीकी के साथ स्टडी किया और इस बम को बनाने के लिए जरूरी तमाम साजो सामान को जुटाया। इस बम को बनाने की जिम्मेदारी थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर के कंधों पर, जो कि एक अमेरिकन थियोफिजिसिस्ट और न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे। उन्हें पीएमओ यूएस यानी वाशिंगटन द्वारा मैनहट्टन प्रोजेक्ट का डायरेक्टर अपॉइंट भी किया गया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ही वो शख्स हैं जिन्हें आज की दुनिया में फादर ऑफ न्यूक्लियर बॉम्ब के नाम से भी जाना जाता है। हाल ही में इन पर एक फिल्म भी आई है जिसे क्रिस्टोफर नोलान ने डायरेक्ट किया है और सिलियन मर्फी ने प्ले किया है। इस फिल्म में डिटेल में दिखाया गया है कि आखिर किस तरह से वर्ल्ड वॉर 2 के लेट ईयर्स में अमेरिका ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब डेवलप किया। आप इस टॉपिक को और बेहतर से समझना चाहते हैं तो आप उनकी ये मूवी भी देख सकते हैं। वहीं IMDb पर इस मूवी ने 8.7 की रेटिंग हासिल की है। सो गाइस, कहानी पर अब वापस आते हैं, क्योंकि अब हमारी कहानी और भी ज्यादा रोमांचक हो गई है। जहां 3 सालों की कड़ी मेहनत के बाद अमेरिका अपने एटम बॉम्ब के साथ बिल्कुल तैयार है। पर जरा संयोग तो देखिए, इंतकाल की आग में जल रहे रूजवेल्ट कभी अपने सपने को साकार होता ना देख सके। 12 अप्रैल 1945 की रोज राष्ट्रपति पद पर रहते हुए ही उनकी मौत हो गई। खैर, रूजवेल्ट के अचानक हुए निधन के बाद व्हाइट हाउस की कमान संभाली उस दौर के अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर डेमोक्रेट लीडर हैरी एस ट्रूमैन ने। ट्रूमैन ने अपने कार्यकाल में सबसे पहला काम ही ये किया कि उन्होंने इस बम का प्रयोग अपनी पहली प्रायोरिटी बनाई कि अमेरिका जल्द से जल्द एक न्यूक्लियर आर्म स्टेट बने। अकॉर्डिंग टू हिम ऐसा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि जापान हर बीतते दिन और भी ज्यादा आक्रामक और खतरनाक बनता जा रहा था। अगर वो ऐसा ना करते तो जापान पूरा एशिया को हथिया लेता, जिसका नतीजा ये होता कि पूरी दुनिया में जापान की तूती बजने लगती और अमेरिका का वर्चस्व शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाता। ये जियोपॉलिटिकल हिस्ट्री का एक बेहद ही निर्णायक पल था, जब आने वाले कल में दुनिया कैसी दिखेगी ये कहानी लिखी जा रही थी। इन रियलिटी ये जापान के बुरे दिनों की शुरुआत भी थी। तारीख 16 जुलाई 1945 जगह लॉस एलामोस से करीब 210 मील दक्षिण की ओर एलामोगोल्डो बॉम्बिंग रेंज पर एक जोरदार धमाका हुआ। टिक टिक करती घड़ी ने जैसे ही दोपहर के 2 बजे का इशारा दिया तो एक भीषण विस्फोट हुआ। इस धमाके की गूंज इतनी तेज थी कि बॉम्बिंग साइट के कई मीलों दूर तक इसकी गूंज सुनाई पड़ी। आसमान से देखने पर मशरूम के शेप का गुब्बार दिखाई दिया। दिस इज द बर्थ ऑफ डेडलिस्ट न्यूक्लियर वेपन। इसके बाद वो हुआ जिसकी कल्पना शायद जापानियों ने अपने सपने में भी नहीं की थी। जी हाँ, ये दास्तां है जापान पर हुए न्यूक्लियर अटैक की। 6 और 9 अगस्त सन 1945 की सुबह जापान के लिए कयामत लेकर आई थी, क्योंकि इन 2 तारीख ने जापान के 2 शहरों हिरोशिमा और नागासाकी को कभी न भरने वाले जख्म दिए। एटम बॉम्ब से लदे बॉम्बर ने जापानी आसमान में उड़ान भरी और अपने टारगेट पर पहुंच फाइनली तबाही का वो मंजर गढ़ा जिसे दुनिया अगली कई सदियों तक याद करने वाली थी। इन न्यूक्स ड्रॉप ने जापान को कभी न भरने वाले जख्म दिए। महज 1 हफ्ते के अंदर करीब 2 लाख लोगों की मौतें हुई और पूरे शहर में घातक रेडिएशन फैल गई, जिस कारण अगले कई सालों तक
नवजात बच्चों ने गंभीर शारीरिक कुसंगतियों के साथ जन्म लिया। सबसे पहले 6 अगस्त 1945 की रोज हिरोशिमा शहर पर गिराए गए लिटिल बॉम्ब ने 70,000 से 1 लाख सिविलियंस की जान ली। साथ ही 20,000 जापानी फौजी और अलाइंड फोर्स के 20 युद्धपोत भी मारे गए। 2 दिनों बाद फिर एक बार जापानी आसमान में मंडराते हुई कयामत आई और उसने मौत बरसाई। जी हाँ, ये था 9 अगस्त सन 1945 की रोज नागासाकी शहर पर हुआ दूसरा एटॉमिक हमला, जिसमें फैटमैन नामक इस बम का इस्तेमाल किया गया था। इस धमाके ने करीब 80,000 लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके अलावा करीब 150 जापानी फौजी और 10 युद्ध बंदी भी मारे गए। कुल मिला के इन 2 हमलों में 1,30,000 से लेकर 2,26,000 तक जापानी लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद जापान समेत तमाम देशों में मातम पसर गया। इटली, पोलैंड, जर्मनी सबका बुरा हाल हो गया। अब से 1 महीने पहले हिटलर की मौत से पहले की एक्स फोर्सेस का मनोबल चरमरा गया। ऐसे में केवल जापान ही उस इमारत का आखिरी स्तंभ था जिसे अमेरिका के इस जोरदार हमले ने बुनियाद तक हिलाकर रख दिया था। कुल मिला के अब जापान की हालत टाइट थी। राजा चिंतित था कि अगर ये युद्ध नहीं रोका तो इसके बाद क्या होगा। वहीं दूसरी ओर अमेरिका अपने इरादों को लेकर साफ था। अगर अब भी जापान ने युद्ध में समर्पण नहीं किया तो उनके पास एक तीसरा न्यूक्लियर बॉम्ब भी तैयार था, जिसे वो जापान की राजधानी टोक्यो के ऊपर गिराने वाले थे। खैर, उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अपने देश को पूरी तरह तबाह और बर्बाद होता देख रहा जापानी राजा फूट फूट कर रोने लगा और उसकी सारी हेकड़ी निकल गई। बाहर त्राहिमाम कर रही जापानी जनता के पास सरेंडर के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। फाइनली राजा ने अपनी प्रजा के समक्ष समर्पण करने का निर्णय घोषित किया और इस घोषणा के चंद घंटों बाद उसी रोज यानी 15 अगस्त सन 1945 की तारीख को ऑफिशियली जापान का सरेंडर डिक्लेयर किया गया। हालांकि 2 सितंबर सन 1945 की तारीख को पूरे प्रोटोकॉल सहित सरेंडर सेरेमनी भी रखी गई। इसका आयोजन अमेरिकी नवल शिप यूएसएस मिसूरी के ऊपर हुआ, जहां यूएस आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल रिचर्ड करंस ने इंपीरियल जापान के फॉरेन मिनिस्टर मामोरू शिगेमित्सु ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर पर साइन किया और अल्टीमेटली जापान ने अपने वर्ल्ड वॉर 2 में हथियार डाले। इस खूनी प्रसंग से इस युद्ध का तो अंत हुआ, मगर आने वाले कल के लिए एक बेहद बड़ी चुनौती भी खड़ी हो गई थी। ये चुनौती थी एटम बम को रखने की। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह अमेरिका ने जापान पर न्यूक्लियर बम गिराकर संसार में अपने वर्चस्व को कायम किया। इसी की देखा देखी पहले सोवियत संघ और फिर ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने भी अपना अपना न्यूक्लियर बम डेवलप किया। आज की डेट में न्यूक्लियर बॉम्ब किसी चाकू की तरह एक्ट कर रहा है। इसके होने से वर्ल्ड में सिक्योरिटी है, स्टेबिलिटी है और पावर का डिसेंट्रलाइजेशन भी है। बट एट द सेम टाइम बहुत से देश हर वक्त एक न्यूक्लियर हमला होने के डर के साए तले जीने को मजबूर भी हैं। अतीत में न्यूक्लियर अटैक का दर्द झेल चुका जापान आज भी इस घातक बम से शिकार होने का खतरा महसूस कर रहा है।